आपसे पिछले कुछ सत्रों से भौतिक विज्ञान के बारे में बातचीत कर रहा हूं और हम इन सत्रों में गुरुत्वाकर्षण नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सत्रों में हमने गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी अवधारणा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, मुक्त पतन, गुरुत्व बल और गुरुत्व त्वरण पर चर्चा कर ली थी। और पिछले सत्र में हम ज्ञात कर रहे थे कि गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, और ये संबंध हमने निकाला भी था। तो आज हम उसी की पुनरावृत्ति करते हुए उससे आगे के संबंधों पर बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। स्मॉल जी यानी गुरुत्व त्वरण और कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इनमें संबंध स्थापित किया था। तो हमने क्या किया था कि हमने मान लिया था कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है और उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व त्वरण स्मॉल g है, और ये वस्तु गुरुत्व बल के प्रभाव में पृथ्वी की ओर गिर रही है या पृथ्वी से कुछ दूरी d पर स्थित है। ये d क्या है? ये हो गई वस्तु की दूरी कहां से? पृथ्वी से। यहां पर हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि जो दूरी नापी जाती है वो दूरी पृथ्वी से नापी जाती है। तो पृथ्वी से नापने का मतलब वो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ऐसा मैंने पहले भी कहा था जब हम गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ रहे थे कि जो दूरियां नापी जाती हैं वो वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र से नापी जाती हैं, और पृथ्वी चूंकि लगभग एक गोलाकार आकृति में है इसलिए उसका गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र पर ही स्थित होता है। इसलिए दूरी को हम कहां से नापते हैं? केंद्र से नापते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि जो d दूरी है ये वस्तु की दूरी कहां से है? पृथ्वी के केंद्र से है। और गति का जो दूसरा नियम है, गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, जहां पे a क्या है? वस्तु का त्वरण। अब अगर हम इस केस में लें, इस स्थिति में हम लें तो हमारा जो a है, a की जगह हमें किसका प्रयोग करना होगा? a बराबर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे त्वरण कौन सा है? गुरुत्व त्वरण है, इसलिए a की जगह क्या होगा? g होगा, गुरुत्व त्वरण होगा। इसलिए यहां पर हमने क्या कर दिया? F बराबर m इंटू a के बजाय क्या लिख दिया? g लिख दिया। यानी जो पृथ्वी की ओर या पृथ्वी सतह से कुछ दूरी पर स्थित वस्तु है उस वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल होगा गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? F बराबर m इंटू जी होना चाहिए। इसको हमने प्रदर्शित किया है यहाँ पे समीकरण 1 से। तो ये चीज स्पष्ट हो गई होगी। इसके बाद इसी तथ्य को अगर हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर देखें तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल जो है वो क्या होता है? F बराबर जी m इंटू एम, यानी उनके द्रव्यमानों का गुणनफल अपॉन डी स्क्वायर, उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो जो m द्रव्यमान की वस्तु है हमने पहले ही कहा है कि वो कहां पे है? d दूरी पर है। और हम मान लेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? यहाँ पे कैपिटल M है। तो क्या होगा? उनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्व बल होगा वो क्या होगा? F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर होगा। किसके हिसाब से? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब यहां पे हम देख रहे थे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही क्या करते हैं? एक ही बल को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों के मान बराबर होंगे। यहां पे हम क्या करते हैं? दोनों समीकरणों की तुलना कर लें, 1 व 2 की तुलना करने पर। तो इनकी हम तुलना करते हैं तो क्या होगा? ये mg जो है समीकरण 1 से वो बराबर होगा किसके? जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर के। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर करके हमें यहाँ पे ये फार्मूला मिल जाता है, जो कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध व्यक्त करता है।
अब इसी को हम देखते हैं कि हमें क्या मिला कि गुरुत्व त्वरण बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू वस्तु का द्रव्यमान अपॉन पृथ्वी से वस्तु की दूरी का वर्ग। यदि वस्तु कहां हो, पृथ्वी की सतह पर हो, यानी वस्तु जो है कहां पर है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है और वस्तु इसकी सतह पर है, यानी m द्रव्यमान की वस्तु यहां पर इसके सतह पर रखी हुई है। पृथ्वी का अपना द्रव्यमान कैपिटल M है। तो अब यहां पर हम देख रहे होंगे कि जो डिस्टेंस है, दूरी है, किसके बीच की, पृथ्वी के और वस्तु के बीच की दूरी। अब देखिए यहां पर एक चीज स्पष्ट होगी कि हमें यह दिखाई दे रहा है कि वस्तु कहां रखी हुई है, पृथ्वी की सतह पर ही रखी हुई है। तो जो दूरी है, दूरी मैंने पहले भी बताया था कि दूरी जो हम मापते हैं दोनों पिंडों के बीच की, उनके गुरुत्व केंद्रों से मापते हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र कहां है, पृथ्वी के केंद्र पर। तो यहां से केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर कैपिटल R है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में d का मान हम क्या रख देंगे, R रख देंगे, जहां पे R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो इसका मतलब पृथ्वी की सतह पर अगर हम क्या रख दें, d के लिए R रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, और यहां पर जो है ये F का मान था G के मान में स्मॉल m नहीं आता है, तो इसको हम हटा देंगे। ये हमें मिला था। तो हमारे पास क्या है कि G का मान जब हम रखेंगे D बराबर R रख देंगे तो क्या आ जाएगा, GM अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये रिलेशन मिल जाता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण के मान के लिए। यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस g का आंकिक मान क्या निकल सकता है या क्या होगा अगर हम पृथ्वी सतह पर इसको लें। पृथ्वी सतह पर g का आंकिक मान। तो देखिए अभी हमने निकाला कि g इज इक्वल टू G M अपॉन R स्क्वायर, यानी स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, जहां पे R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, R पृथ्वी की त्रिज्या, और G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इन सब राशियों के मान हमें पता होते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या
पृथ्वी की आकृति हम जानते हैं कि वैसे क्या है, नारंगी की तरह है, लेकिन एक हम औसत त्रिज्या जो ले लेते हैं वो कितनी है, 6.4 गुणा 10⁶ यानी 6400 किलोमीटर के लगभग। और जी का मान भी हमने ले चुके थे पहले कि 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इन सब मानों को अगर हम इस सूत्र में प्रयोग कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, देखते हैं। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यानी 6.673 गुणा 10⁻11 इंटू एम, 6 गुणा 10⁻24 अपॉन आर, 6.4 गुणा 10⁻6 का वर्ग। तो देखिए हमने क्या किया, जी का मान रखा 6.673 गुणा 10⁻11 इंटू कैपिटल एम का मान रखा यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या का मान रखा। अगर हम इस पूरे व्यंजक को हल करते हैं तो ये हमारा लगभग निकल के आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस गणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान है यानी गुरुत्व त्वरण का जो मान है, औसत मान, वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये था पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान। तो अभी हमने गुरुत्व त्वरण क्या है इसको समझा, गुरुत्व त्वरण का पृथ्वी की त्रिज्या से या पृथ्वी की सतह पर कितना मान है इसको हमने देखा, इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से क्या संबंध है इसको देखा, और इसके मान की हमने आंकिक गणना भी की। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि गुरुत्व त्वरण किसी वस्तु पर अगर लग रहा है या गुरुत्व के अधीन वस्तु की गति हो रही है तो वो गति किस प्रकार की होती है। तो देख लिए यहां पे हम देखते हैं कि कोई वस्तु है, मान लिया स्मॉल एम द्रव्यमान की, और ये पृथ्वी की ओर गिर रही है। वस्तु की गति हो रही है पृथ्वी की ओर यानी मुक्त पतन के अंतर्गत गति। इस गति को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरुत्व बल के अधीन गति किस प्रकार की होती है। तो इसमें दो तीन बातें जो हम समझ सकते हैं। एक तो क्या है कि वस्तु का जो वेग है, वेग में क्या हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा। क्योंकि गुरुत्व बल लग रहा है, बल के कारण त्वरण लग रहा है, और त्वरण का तात्पर्य ही यही है कि वेग में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। तो अगर कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रही होती है तो पृथ्वी की ओर आते समय उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन धनात्मक होता है यानी उसका वेग बढ़ रहा होता है। या हम कहें कि पृथ्वी की ओर गुरुत्व त्वरण लग रहा है और वो त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। तो वस्तु का वेग क्या होता है, बढ़ता रहता है। अब ये जो त्वरण है, यह वेग में होने वाली वृद्धि है, क्या ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये भी एक विचार का प्रश्न है। तो देखिए वस्तु का जो गुरुत्व त्वरण है यानी वेग में परिवर्तन की जो दर है, उसके लिए अभी हमने एक व्यंजक निकाला था Gm/r², जहां पे r पृथ्वी की त्रिज्या थी, m पृथ्वी का द्रव्यमान था, और g ये क्या है, सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब हम प्रश्न ये विचार कर रहे हैं कि क्या ये गुरुत्व त्वरण जो है स्मॉल जी, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो यहां पर स्पष्ट है कि इस सूत्र में वस्तु के द्रव्यमान का कोई पद नहीं है, यानी गुरुत्व त्वरण केवल किस पे निर्भर करता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान पर निर्भर करता है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान तो पूरे ब्रह्मांड के हर जगह के लिए एक समान होगा। पृथ्वी के सतह के निकट हम बात करें या पृथ्वी के कारण ये गुरुत्व त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो हम क्या लेंगे कि ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी का द्रव्यमान भी बिल्कुल फिक्स है। ये निर्भर करता है किस पे, पृथ्वी की त्रिज्या पे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान का तो पद है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान का कोई पद नहीं है। यानी वस्तुएं चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, उनका द्रव्यमान कम हो अथवा ज्यादा हो, उन पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, समान होगा। इसी तथ्य को समझाने के लिए गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा। गैलीलियो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने इटली में एक प्रयोग किया था कि आपने सुना होगा पीसा की मीनार। पीसा की मीनार जो है ये एक बहुत ऊंची मीनार है, हल्का सा टेढ़ी भी है, इसीलिए इसे एक आश्चर्य माना जाता है। पीसा की मीनार की बहुत ऊंचाई से उन्होंने क्या किया गैलीलियो ने कि अलग अलग द्रव्यमानों की विभिन्न वस्तुओं को गिराया और उनके जमीन तक पहुंचने के समय को नोट किया। तो ये देखा कि वो वस्तुएं चाहे वो कम द्रव्यमान की हो या अधिक द्रव्यमान की हो, वो एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचती हैं, एक साथ पृथ्वी तक पहुंचती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनके वेग में जो परिवर्तन हुआ वो बिल्कुल एक समान हुआ, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि उनका जो गुरुत्व त्वरण उन पर लगा वो गुरुत्व त्वरण बराबर लगा। अब वस्तुओं का द्रव्यमान चूंकि अलग अलग था लेकिन त्वरण सब पे समान लगा, तो इससे भी ये स्पष्ट होकर आया कि वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्व त्वरण है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कि गुरुत्व त्वरण जो है ये द्रव्यमान पर, किसके द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु कम द्रव्यमान की हो या अधिक द्रव्यमान की हो, उस पर समान गुरुत्व त्वरण लगता है। लेकिन कभी कभी प्रयोगों में ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत ही हल्की वस्तु, मान ले कोई चिड़िया का पंख है या कोई हल्का कागज है, उसको और किसी पत्थर की गोली को या किसी अन्य गोली को एक साथ गिराते हैं, तो आपको लगेगा कि कागज या जो पंख है वो थोड़ा देर से जमीन पर पहुंच रहा है और पत्थर जो है जल्दी पहुंच जाता है। तो वहां पर भ्रम की स्थिति हो जाती है। वहां पर क्या हो रहा होगा, क्या गुरुत्व त्वरण दोनों के लिए अलग अलग होगा? नहीं, गुरुत्व त्वरण के लिए तो जो ये तथ्य कहा गया है कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये बिल्कुल सही है। वास्तव में क्या होता है वहां पर कि अगर कोई हल्की वस्तु, बहुत हल्की वस्तु है जो कि हवा के प्रतिरोध को नहीं झेल सकती है, तो वो वायु के प्रतिरोध के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है और वायु के प्रतिरोध के कारण उस पर लगने वाला गुरुत्व त्वरण का जो परिणामी मान है, यानी उस पर जो है कम लगता है वो। तो अगर वायु वगैरह का प्रतिरोध ना हो, वस्तु पर वायु का प्रतिरोध ना हो, तो फिर क्या होगा, उस पर भी गुरुत्व त्वरण क्या लगेगा, समान रहेगा। और ये इस बात की पुष्टि जो गैलीलियो का पीसा के मीनार वाला प्रयोग था उससे भी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब गति होती है या गुरुत्व बल के प्रभाव में गति होती है, तो वस्तु के वेग में एक निरंतर वृद्धि होती है और उस वृद्धि की जो दर है यानी त्वरण है वो सभी वस्तुओं के लिए समान होता है,
जो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो चूंकि यहाँ पे त्वरण भी है, वस्तु का वेग भी है, तो और एक प्रकार की ये गति है। किस दिशा में गति है? ऊर्ध्वाधर दिशा में गति। या तो वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही होगी, नीचे से ऊपर की ओर जा रही होगी तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रही है, और ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी तो गुरुत्व त्वरण के अधीन या गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में ही आ रही है। तो दोनों दिशाओं में यहाँ पर भी, जैसे पहले हमने पिछले अध्याय में गति के समीकरण लागू किए थे, तो यहाँ पर भी क्या होंगे? गति के समीकरण ही लागू होंगे, और वो उन समीकरणों का रूप थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। तो वो समीकरण क्या होंगे उनको हम देखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण, तो देखिए गति का जो पहला समीकरण था उन्हीं से हम यहाँ पे तुलना कर सकते हैं। यहां पर क्या है, हम दूरी जो थी, दूरी को हम किसके रूप में ले सकते हैं? ऊंचाई के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर गति है, उसके लिए हम h प्रतीक का उपयोग करेंगे। त्वरण जो था वो यहां पर क्या है? वो गुरुत्वीय त्वरण है, जिसके लिए हम g का प्रयोग करते हैं। बाकी प्रारंभिक वेग हम u प्रयोग करते थे, अंतिम वेग v प्रयोग करते थे, और समय t। तो इनको लेके अगर हम गति का समीकरण लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के लिए, तो पहला समीकरण क्या होगा? v इज इक्वल टू u प्लस a की जगह g रख देंगे यहां पे हम, तो gt हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a की जगह g रख देंगे, gt स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as था, तो यहाँ पे 2a की जगह g हो जाता है और s की जगह h हो जाता है। तो ये तीन समीकरण हैं गति के समीकरण। इनको हम आगे भी कंटिन्यू पढ़ेंगे और देखेंगे कि जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए आज से यहीं पे समाप्त करते हैं और आप इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।